हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हम कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर से जो हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक दिया हुआ है उसमें हमने सबसे पहली यूनिट को शुरू किया हुआ था। पहली यूनिट हमारी टोटली मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड है, जिसमें कि बाबर को हमें पढ़ना है, अकबर को हमें पढ़ना है, औरंगज़ेब को हमें पढ़ना है और बीच में जो एक अफ़गानी शासक शेरशाह सूरी आया था उसको हमें पढ़ना है। तो हमने हमारे पहले चैप्टर को शुरू कर रखा था जिसमें कि हम बाबर को पढ़ रहे थे। इस पर मैंने ऑलरेडी 4-5 क्लासेस आपको करवा दी है, जिसमें कि हमने देखा कि बाबर के समय उत्तर भारत की क्या सिचुएशन थी, दक्षिण भारत की क्या सिचुएशन थी। उसके बाद हमने बाबर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा कि उसका जीवन कैसा था, वो कहाँ से आया था, कैसे उसने अपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और कैसे वह यहाँ भारत आने से पहले कहाँ का वो राजा था। आरंभिक जीवन को देखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि बाबर ने भारत विजय किन कारणों से की, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसके कारण बाबर मोटिवेट हुआ या बाबर लालच में आया कि मुझे भारत पर आक्रमण करना चाहिए। तो इतने टॉपिक को हमने बाबर से रिलेटेड इतने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से पिछले क्लासेस में क्लियर कर लिया है। आज की क्लास देखने से पहले अगर आप पिछली क्लासेस को देख कर आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक और ज़्यादा इजीली से समझ में आएगा और एक कहानी की तरह लगेगा, क्योंकि सीक्वेंस से हम हर टॉपिक को करते आ रहे हैं। बाबर के जीवन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ लिया कि भारत पर आक्रमण क्यों किया। अब हम पढ़ेंगे कि भारत पर कौन कौन सी जगह पहला आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण किया। सारे आक्रमणों को हम बाबर के आक्रमणों को पढ़ेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको क्लास में ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि बाबर ने 1526 में भारत में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। उससे पहले बाबर ने 5 आक्रमण भारत पर कर दिए थे। ये बाबर का जो पानीपत का युद्ध था ये 6ठा आक्रमण था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1504 में काबुल को जीतने के बाद उसने हिंदुस्तान को जीतने का निश्चय कर लिया था, कि 1504 में बाबर काबुल की गद्दी पर बैठा था, काबुल का राजा बना था। उसके बाद उसने हिंदुस्तान को जीतने का फैसला कर लिया था। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो बाबर ने अपने आरंभिक अभियान 1519 में शुरू कर दिए थे, कि 1526 में फेमस पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। तो 1519 में से स्टार्ट हो गया था बाबर भारत पर आक्रमण करना। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1519 में मैंने सेना के साथ कूच किया, मतलब सेना के साथ मैं आगे बढ़ा और बाजोर पर अधिकार किया। यह मेरी विजय की भारत में शुरुआत थी। उसने 1519 से 1525 तक भारत पर 5 आक्रमण किए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है आपको कंसेप्ट के लिए। तो ये समझना ज़रूरी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस किस का जिक्र किया है, क्या क्या कहा है आक्रमणों के बारे में। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाबर ने 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई से पहले भारत पर 5 आक्रमण किए थे। उसने सबसे पहला आक्रमण 1519 में किया था। कहाँ पर किया था? बाजोर पर। और 1519 से 1520 के बीच में 5 आक्रमण किए। उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कि बाबर का पहला आक्रमण कब? 1519 में। एक मिनट, कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कई बच्चे सोचते हैं कि 1526 में ही किया था क्योंकि पानीपत का फेमस युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर ने 1519 में किया था पहला आक्रमण। सबसे पहले उसने अपने रास्ते में आने वाली एक उपद्रवी, मतलब एक विद्रोह करने वाली जाति थी जिसका नाम था यूसुफजाई, उसको हराया था। इसके बाद उसने बाजोर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया और 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय उसने जो ये बीच में उसको जाति मिली थी उपद्रवी यूसुफजाई, वहाँ की एक लड़की से बाबर ने शादी भी की। बाजोर से आगे बढ़ते हुए उसने झेलम के तट पर भेरा नामक नगर पर भी बिना किसी विरोध के अधिकार कर लिया। बाबर का मानना था कि जो ये नगर है भेरा, ये पहले कभी तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए बाबर ने इसको अपना मानते हुए इस पर आक्रमण किया।
और यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको तबाह नहीं किया और ना ही लूटा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने ऐसा कौन सा नगर था जिसको कि ना तो तबाह किया ना ही वहाँ पर लूटपाट मचाई। तो आपको याद रखना है कौन सा था, शहर भेरा। क्यों? क्योंकि बाबर का ऐसा मानना था, उसने ऐसा सुन रखा था अपने पूर्वजों से कि जो भेरा नामक नगर है वो उनके कभी तैमूरी साम्राज्य जब भारत में फैला हुआ था तो उसका हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इस नगर को ये अपने पूर्वजों की संपत्ति मानता था। इसलिए यहाँ पर उसने ना तो लूटपाट की ना ही लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया। परंतु बाबर ने यह आदेश उन्हीं क्षेत्रों पर लागू किया जहां उसका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। उसने बाजोर पर अधिकार करने से पहले भी कत्ले आम किया था। ये भेरा, देखिए भेरा नगर को जीतने के बाद बाबर ने मुल्ला मुर्शिद नामक राजदूत को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास एक प्रस्ताव देकर भेजा, जिसमें उसने कहा कि पश्चिमी पंजाब के कुछ प्रदेश मतलब बाबर को दे दिए जाएं। बाबर उन पर अपना पुश्तैनी मतलब पूर्वजों के अकॉर्डिंग अधिकार समझता था। परंतु इस मुल्ला मुर्शिद जो है इसको लाहौर में ही रोक लिया। किसने? इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली का शासक उस समय, उसके चाचा दौलत खान लोदी ने इसको मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में ही रोक लिया। और 5 महीने बाद मुल्ला मुर्शिद जो था वो बिना किसी आंसर के वापस लौट आया, क्योंकि वो दिल्ली तो गया ही नहीं था, वो वैसे ही आ गया। इसके बाद बाबर काबुल लौट गया। इस घटना के बारे में बाबर ने लिखा है कि दौलत खान ने मेरे आदमी को कई दिनों तक लाहौर में रोके रखा, न तो उसने स्वयं भेंट की और न ही उसे सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास जाने दिया। बिना कोई उत्तर लिए कुछ माह बाद लौट आए। तो ये अपने से दूत के बारे में ही जिक्र कर रहा है। तो मतलब टोटली अगर हम देखें पहले आक्रमण के बारे में, तो पहले आक्रमण के बारे में आपको सबसे पहले बात तो ये लिखनी है कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1519 में। उसने जो है सबसे पहला आक्रमण बाजोर पर करते हुए भेरा नामक नगर पर किया। ठीक है, भेरा नामक नगर पर किया। इस नगर को उसने तबाह भी नहीं किया और लूटपाट भी नहीं की। याद रखिएगा कि इस नगर को उसने तबाह मतलब खराब नहीं किया और ना ही यहाँ पर लूटपाट के, ना ही यहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाया। कारण क्या था कि वो इसको तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा मानता था, ऐसा उसने अपने पूर्वजों से सुना हुआ था। फिर उसके बाद मतलब ये भी बात उसने कहाँ कहाँ पर लागू की? जहाँ पर उसका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ वहाँ पर उसने लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। तो बाजोर और भेरा आप याद रखिएगा। और बस बीच में आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि उसने रास्ते में आने वाले यूसुफजाई उपद्रवी जाति को भी पराजित किया था। ये विवाह वगैरह लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। फिर ये भेरा का बताने के बाद जो है आप ये जिक्र कर देना मुल्ला मुर्शिद वाला, कि बाबर ने अपने एक दूत जिसका नाम क्या था? मुल्ला मुर्शिद, उसको भेजा कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में उसमें शासक कौन था? इब्राहिम लोदी सुल्तान के पास भेजा कि बाबर को पश्चिमी हिस्सा जो है वहाँ पर पश्चिमी पंजाब के कुछ प्रदेश या कुछ क्षेत्र उसे दे दिए जाए। लेकिन इस मुल्ला मुर्शिद नामक दूत को इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने लाहौर में ही रोक लिया और 5 महीने तक वहीं रोके रखा। और उसके बाद ये दूत बाबर के पास वापस खाली हाथ बिना उत्तर लौट आया। लेकिन बाबर ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया और उस समय वापस काबुल चला गया, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ अव्यवस्था फैल गई थी। इसलिए यहाँ का मैटर उसने ये जैसा था वैसा ही छोड़ दिया और वो बीच में ही काबुल चला गया। ठीक है, तो ये पहला आक्रमण बाजोर और भेरा का हो गया। अब हम देखते हैं बाबर का सेकंड आक्रमण, कि 1519 ईस्वी में सितंबर महीने में ही बाबर ने दूसरा आक्रमण कहाँ पर किया था? पेशावर पर। पेशावर कहाँ पर है? पंजाब में। वह पेशावर की किलेबंदी करना चाहता था। अब ये कई बार अगर डीप क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि बाबर ने अपना दूसरा आक्रमण कहाँ पर किया? पेशावर पर। किस रास्ते से वह गया था? तो वो खैबर घाटी को पार करते हुए गया था। अगर ज़्यादा बड़े लेवल का जैसे कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है ना, तो ज़्यादा डीपली वहाँ पर पूछ लेते हैं। तो खैबर घाटी को पार करते हुए बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया। वह पेशावर की किलेबंदी मतलब उसको पूरी तरह से घेरना चाहता था।
ताकि भारत में आगे बढ़ा जा सके, परंतु बदखसा में गड़बड़ हो जाने के कारण उसे वापस फिर काबुल लौटना पड़ा, क्योंकि काबुल का भी वो राजा था ना उस समय, तो अगर वहाँ पर भी कोई दिक्कत हो रही थी तो उसे बीच बीच में वापस जाना पड़ रहा था। तो अपने दूसरे आक्रमण के समय भी बाबर वापस बीच में काबुल गया था। तो 1519 में ही तो बाबर ने पहला आक्रमण किया, और दूसरा आक्रमण भी बाबर ने 1519 के लास्ट मतलब सितंबर महीने में किया। तो पहला और दूसरा आक्रमण आप क्या लिखेंगे? 1519। अब हम देखते हैं तीसरा आक्रमण 1520 में, कि 1520 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखना है आपको कि बाबर ने बाजौर पर अधिकार किया था, भेरा पर अधिकार करते हुए सियालकोट की ओर बढ़ा। सियालकोट भी कहाँ है? पंजाब में। तो सियालकोट की जनता ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उसने सियालकोट की जनता ने किससे सुन ली थी कि बाबर एक क्रूर आक्रमणकारी, जिसने कि जहाँ भी जाता है लोगों को मौत के घाट उतारता है, उनको तबाह करता है और वहाँ पर लूटपाट करता है। इसीलिए सियालकोट के लोगों ने समझदारी से काम लेते हुआ कि अगर हमें हमारे क्षेत्र को बचाना है, हमें लूटपाट नहीं करवाने, तो हमें बाबर की अधीनता आसानी से स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके बाद बाबर लाहौर की ओर चला गया। वहाँ पर सैयदपुर के लोगों ने डटकर उसका विरोध किया। बाबर ने भी अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिए। जो जिन जिन ने बाबर का विरोध किया, वहाँ पर बाबर ने लोगों को मौत के घाट उतारा और लूटपाट मचाई और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने कैद किए गए लोगों में प्रथम सिख गुरु नानक देव जी भी शामिल थे, कि पर सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, उनको भी उन्होंने यहाँ पर सैयदपुर से कैद कर लिया था लोगों में। परंतु कुछ समय बाद बाबर ने सिख गुरु के जो गुण थे, आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित होकर उन्हें छोड़ दिया। इसी समय काबुल पर शाह बेग अरगून ने आक्रमण कर दिया। अतः इस अभियान को भी बीच में छोड़कर बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। तो वहाँ ये बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी बाबर के साथ, कि उसे बीच में ही अपने अभियानों को छोड़कर काबुल लौटना पड़ रहा था। तो पहला आक्रमण बाजौर और भेरा, दूसरा आक्रमण बाबर ने किया पेशावर पर 1519 में सितंबर में। फिर बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 में करता है, कहाँ पर? सियालकोट में। सियालकोट के लोगों ने तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बाबर वहाँ से सियालकोट की जनता को अधीनता स्वीकार करने के बाद लाहौर की ओर आगे बढ़ा। लेकिन लाहौर की ओर आगे बढ़ते हुए सैयदपुर एक नगर है बीच में, तो वहाँ के लोगों ने बाबर का विरोध किया और डटकर सामना किया। तो बाबर ने जवाब देते हुए लोगों को मरवा दिया, उनको नुकसान पहुँचाया, लूटपाट मचाई, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। तो कहा जाता है कि बंदी बनाए गए बंदों जो इंसान थे, लोग थे, उनमें सिखों के प्रथम गुरु नानक देव भी शामिल थे। लेकिन उन कैद किए हुए लोगों के जब अपने पास रखा बाबर ने कैद रखा, तो वहाँ पर उन्होंने जो है गुरु नानक देव जी को रिहा कर दिया, उनके आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित होकर। बस इस पॉइंट है, हमें इतना ही लिखना है। लास्ट में अगर आप ये लाइन डालना चाहते हो कि बाबर इस अभियान को बीच में ही छोड़कर चला गया था क्योंकि काबुल में किसी का आक्रमण हो गया था, काबुल में विद्रोह हो गया, तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये 3 आक्रमण हो गए बाबर के। फिर देखो 2 आक्रमण, तो पहला 1519, दूसरा सितंबर 1519, तीसरा 1520। लेकिन अब चौथा आक्रमण है वो 3-4 साल बाद होता है 1524 में, क्योंकि बाबर काबुल गया था ना, इस शाह बेग अरगून ने आक्रमण कर दिया था। तो 2-3 साल उसने वहाँ पर व्यवस्था को संभाला, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ी मच गई थी। अब चौथे अभियान को देखते हैं, जो कि 1524 में होता है, कि आने वाले 2 वर्षों में बाबर शाह बेग के विरुद्ध कार्रवाई करने में वहाँ पर बिजी रहा। कहाँ पर? काबुल में शाह बेग अरगून के विरुद्ध लड़ाई करने में वहाँ पर वो बिजी रहा। तो अब वहीं की कहानी बता रहे कि 1522 में बाबर ने कंधार के सूबेदार की सहायता से काबुल को दोबारा से जीत लिया था। उसके बाद बाबर ने 1524 में भारत पर चौथी बार आक्रमण किया। इस समय उसे जो है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का आक्रमण करने का इनविटेशन प्राप्त हुआ था, कि 2-3 साल वो भारत में नहीं आया बाबर। फिर जो है दौलत खान लोधी ने 1524 में बाबर को निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि आप भारत पर आक्रमण करो,
क्योंकि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी जो था वो दौलत खान लोदी के बीच में जो है आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, तनातनी रहती थी। अतः पंजाब का स्वतंत्र सुल्तान बनना चाहता था कौन? दौलत खान लोदी। कि दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था, किसके अंडर में? इब्राहिम लोदी के अंडर में। उसने उसको नियुक्त कर रखा था, सैलरी देता था। लेकिन ये जो दौलत खान लोदी था ये स्वतंत्र राजा बनना चाहता था पंजाब का, कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, मैं किसी के नीचे नहीं, मैं स्वतंत्र आज़ाद होकर यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। इसलिए उसने सोचा कि मैं बाबर की हेल्प ले लेता हूँ कि बाबर इब्राहिम लोदी को दिल्ली से खदेड़ देगा और मुझे ये पंजाब का राज्य जो है वो स्वतंत्र रूप से मिल जाएगा। इसीलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। सुल्तान बनने की आशा से दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए किसको भेजता है? अपने बेटे दिलावर खान को, और एक लोधी सरदार था आलम खान को पान और आम के उपहार देकर काबुल भेजा था। कि दौलत खान लोदी ने अपने बेटे दिलावर खान को और एक लोधी सरदार था आलम खान लोदी, इन दोनों को भेजता है काबुल में आम देकर और पान देकर, कि आपको हमें दौलत खान ने भेजा है आपको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए। बाबर ने उनका इनविटेशन या निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसी समय इब्राहिम लोदी को पता चल गया कि दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण दे दिया है भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसने तुरंत एक शक्तिशाली सेना बहार खां और मुबारक खान के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेज दी। इस सेना ने दौलत खान लोदी को लाहौर से खदेड़ दिया। कि जब इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर को इनविटेशन मिला है भारत पर आक्रमण करने के लिए और किसने दिया है, जबकि पता चला तो इब्राहिम लोदी ने अपने दो शक्तिशाली सैनिकों को, जिसका नाम था बहार खान और मुबारक खान, इन दोनों को भेज दिया दौलत खान लोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि उसे वहाँ से खदेड़ो, कि वो जहाँ का गवर्नर है उसे वहाँ से खदेड़ दो, उसको वहाँ से हटा दो। इसी समय बाबर लाहौर पहुंच गए। उसने तेजी से बढ़ते हुए लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। बहार खां और मुबारक खां इसी समय लाहौर में ही थे, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर सके। बाबर ने लाहौर को जलाकर राख कर दिया और दीपालपुर के जो कई दुर्ग थे वहाँ पर भी कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो लाहौर शहर और दीपालपुर शहर जो है वहाँ इन दोनों को पूरी तरह से उसने नुकसान पहुँचाया। कुछ समय बाद दौलत खान लोदी और उसके पुत्र गाजी खान और दिलावर खान दीपालपुर आ पहुँचे और बाबर की सेवा में उपस्थित हो गए। अब दौलत खान लोदी का क्या मानना था कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर वापस लौट जाएगा और पूरा पंजाब किसको सौंप देगा? दौलत खान लोदी को। परंतु बाबर ने सुल्तानपुर और जालंधर का हकीम बनाकर उसकी आशा पर पानी फेर दिया। कि बाबर ने जो है इसको दौलत खान लोदी को सुल्तानपुर का और जालंधर का हकीम, मतलब एक छोटा सा पद दे दिया। और कहाँ पर दौलत खान लोदी सोच रहा था कि मुझे पूरा पंजाब क्षेत्र मिलेगा, लेकिन बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बाबर को सलाह दी कि उसे आगे बढ़ने से पहले डेरा इस्माइल खान के निकट इकट्ठा होकर अफगान विद्रोहियों का दमन करना चाहिए। परंतु दिलावर खान जो पंजाब का गवर्नर बनने की इच्छा रखता था, उसने अपने पिता की विद्रोहात्मक योजना बाबर को बता दी। परिणाम स्वरूप बाबर ने सुल्तानपुर दिलावर खां को और दीपालपुर आलम खां लोदी को दे दिया। हालांकि जालंधर दौलत खान लोदी के पास ही रहने दिया। इसके बाद बाबर काबुल लौट गया। कि चौथे आक्रमण के बाद भी एक बार वो काबुल वापस जाता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बाबर ने थोड़ी सी ये ज़्यादा टफ सा दिया हुआ है कि वहाँ पर अधिकार कर लिया, उसको ये सौंप दिया, उसको ये सौंप दिया। अगर आपको याद रहता तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कि जो इब्राहिम लोदी का चाचा था दिलावर खान लोदी, वो पंजाब का गवर्नर था, लेकिन वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था वहाँ का। इसीलिए उसने बाबर को निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण के लिए उसने किसको भेजा? एक तो अपने बेटे दिलावर खान को, एक था इब्राहिम लोदी का मामा आलम खान लोदी, इन दोनों को भेज दिया पान देकर और आम जो है गिफ्ट में देकर भेज दिया। और बाबर को कहा कि आप भारत पर आक्रमण करो। तो बाबर, जब इब्राहिम खान लोदी को पता चलता है कि दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया, तो उसने अपने दो खास सैनिकों को भेजा। किसके पास? दौलत खान लोदी का दमन करने के लिए, उसको मारने के लिए।
उस साइड से तो इब्राहिम लोदी के सैनिक आए और इस साइड से बाबर ने भी एंट्री कर दी भारत में। तो दोनों कहाँ पर मिल गए? लाहौर में। लेकिन इसके इब्राहिम लोदी के सैनिक वहाँ पर बाबर से हार गए। तो बाबर ने लाहौर को भी जीता, दीपालपुर नगर को भी जीता और वहाँ पर खूब लूटपाट मचाई और खूब लोगों को मारा। फिर इब्राहिम दौलत खां लोदी जो इंसान था जिसने बाबर को इनविटेशन दिया था, उसको उम्मीद थी कि पूरा पंजाब राज्य जो है बाबर उसे सौंप देगा, लेकिन बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सुल्तानपुर नगर और जालंधर नगर का थोड़ा सा क्षेत्र जो है उसका हकीम बनाकर उसको सौंप दिया, जिससे दौलत खां लोदी काफ़ी निराश हो गया। बस आप इतना इसको लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबर चौथे आक्रमण में पढ़ते हैं कि बाबर के काबुल लौटते ही मुगल अधिकारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दौलत खां लोदी ने सैनिक कार्यवाही करते हुए अपने बेटे दिलावर खान से और आलम खां लोदी से जो सुल्तानपुर और दीपालपुर के प्रदेश बाबर ने उनको दिए थे वो छीन लिए। अब दौलत खां लोदी लाहौर को जीतने के लिए भी अपनी सेना के साथ तैयारी करने लगा। इसी समय जो है जो ये आलम खां लोदी था उसने दुखी होकर जो है ये काबुल चला गया और बाबर से कहने लगा कि आपने जो क्षेत्र हमें सौंपे थे उसको दौलत खां लोदी ने हमसे वापस ले लिया है, इसलिए आप हमारी हेल्प करो। तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ। बाबर दिल्ली और आगरा की गद्दी दिलाने में आलम खान की सहायता करेगा, बदले में आलम खां पंजाब पर बाबर का अधिकार स्वीकार कर लेगा। इसके बाद बाबर ने आलम खान को लाहौर रवाना कर दिया और लाहौर के मुगल अधिकारी को उसकी सहायता करने का आदेश दिया कि जब आलम खां बाबर की सेवा में सेना में उसकी शरण में जाता है कि मेरी हेल्प करो, तो बाबर कहता है कि हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं कि पूरा पंजाब का राज्य तुम मेरे हवाले कर दो, वहाँ पर तुम्हें कोई हक नहीं चाहिए, तुम जो है वो दिल्ली ले लो। दिल्ली और आगरा आलम खां लोदी को बोला कि तुम ले लो और तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, कुछ सैनिक मेरे वहाँ पर लाहौर में हैं तो वहाँ वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो इसके बाद आलम खान वापस आ जाता है भारत में। फिर आता है बाबर का 5वां आक्रमण जो कि 1525 में हुआ। तो इसको और देख लेते फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कि जैसे ही आलम खान वापस लाहौर आता है तो दौलत खान ने उसे अपनी ओर मिला लिया, बहला लिया, उसको बहला फुसलाकर उसको अभी मान लो कि उसको पूरी तरह अपनी साइड कर लिया, मीठी मीठी बातों में उलझाकर। आलम खान ने पंजाब पर दौलत खान का अधिकार स्वीकार कर लिया, जबकि आलम खान ने वहाँ पर बाबर के सामने क्या कहा था कि वो पंजाब का क्षेत्र किसको देगा? बाबर को। लेकिन भारत में आने के बाद उसने किसको दे दिया? दौलत खान को। दोनों ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। किन्होंने? आलम खान ने और दौलत खान ने। इसी बीच नवंबर 1525 में बाबर फिर से भारत आ जाता है, एक शक्तिशाली सेना लेकर काबुल से पंजाब आ गया। पंजाब भारत के पंजाब राज्य में बदखसा में उसका बेटा हुमायूं भी सेना सहित अपने पिता से आ मिला। सियालकोट पहुंचने पर बाबर को किसकी सूचना मिलती है कि आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी में समझौता हो गया है। उसको इस संधि की सूचना मिली और उसे पता चला कि दौलत खां लोदी ने बाबर की सेनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी सेना भी इकट्ठी कर ली है और जीतो या मरो का निश्चय भी कर लिया है। बाबर ने भी अपने 12,000 सैनिकों सहित दौलत खां लोदी की ओर कूच किया। इसकी सूचना मिलते ही दौलत खां लोदी घबरा गया और होशियारपुर में एक दुर्ग है वहां पर छिप गया, मलोट। वैसे भी उसमें बाबर की सेनाओं का मुकाबला करने का साहस नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने अपने पोते को भेजा इस्माइल खान को किसके पास? बाबर के पास, और कहा कि यदि बाबर उसके दादा मतलब दौलत खां लोदी को माफ़ कर देगा तो मलोट का जो दुर्ग है वो पूरा का पूरा बाबर को मिल जाएगा। दूसरी ओर बाबर ने दुर्ग को घेर कर दौलत खां लोदी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और बाबर ने आदेश दिया कि जिन 2 तलवारों को कमर पर बांधकर दौलत खान मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, उन्हीं तलवारों से दौलत खां लोदी की गर्दन काटकर मेरे सामने उपस्थित करो। इसके बाद दौलत खान को बेड़ियों में जकड़कर बाबर के सामने लाया गया। बाबर ने उसे अपने पैरों में घुटनों के बल गिराकर कहा कि मैंने तुम्हें अपना पिता माना था
तुम्हारा सम्मान किया था लेकिन तुम उसके काबिल नहीं थे। मतलब कि बाबर ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसको 2 क्षेत्र भी दिए थे, वहाँ का हकीम भी बनाया था, लेकिन दौलत खान लोधी का जो लालच था पूरे पंजाब क्षेत्र पर अधिकार करने का, ये लालच उसे ले बैठा, उसे ले डूबा और बाबर की नज़रों में वह गिर गए और बाबर ने उसे मारने का फैसला कर लिया। इस बात को पिता के समान माना। जब ये बात बाबर ने कही तो दौलत खान लोधी काफ़ी शर्मिंदा हुआ और बाबर से माफ़ी मांगने लगा। बाबर ने उसे माफ़ भी कर दिया और जीवन जीने के लिए एक जागीर मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। परंतु भेरा जाते इसमें मार्ग में ही किसकी मृत्यु हो गई? दौलत खान लोधी की मृत्यु हो गई। इसी समय आलम खान ने भी बड़ी दयनीय स्थिति में बाबर की शरण ली। इस प्रकार बाबर का संपूर्ण पंजाब पर अधिकार हो गया और अब वह इब्राहिम लोदी से युद्ध करने की तैयारियां करने लगा। तो ये बाबर के 5 आक्रमण थे जो कि उसने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर किए थे। तो उसने 2 आक्रमण तो 1519 में किए, फिर उसने 1520 में किया था अगला, और फिर चौथा उसने 1524 और 5वां उसने 1525 और छठा आएगा 1526 जिसमें कि पानीपत का युद्ध ही होता है। ठीक है, तो ये 5 आक्रमण पड़े। तो इन 5 आक्रमणों में टोटली हमने 3-4 लोगों के ही नाम ज़्यादा देखे हैं। एक तो हमने देखा दौलत खान लोधी, ये कौन था? तो आप ये याद रखिएगा, ये जो दिल्ली में सुल्तान बैठा हुआ था इब्राहिम लोधी उसका चाचा था, जो कि दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और ये टोटली पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि ये पंजाब का उसमें गवर्नर था। किसके अंडर में? तो इब्राहिम लोधी के अंडर में। एक हमने नाम पढ़ा आलम खान लोधी, इन 2 नामों को आपको याद रखना है। ये कौन था? ये था उसका मामा, इब्राहिम लोधी का मामा था। ये भी जो है वहाँ पर पंजाब के क्षेत्र पर और दिल्ली की गद्दी को यह प्राप्त करना चाहता था। ये दोनों लालची थे, अपने इसी लालच के कारण इन्होंने बाबर को इनविटेशन दिया और कहीं ना कहीं अपने इस लालच के कारण वो अपनी मौत का कारण भी बने। ठीक है, इन दोनों के इर्द गिर्द ही जो है बाबर के 5 आक्रमण घूमते हैं। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। 2-3 बार रीड करेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शॉर्ट फैक्ट में भी इन 2 आक्रमणों को आपको करवा दूं, थोड़ा सा मोटा मोटा। ठीक है, लेकिन अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जितना बुक में लिखा हुआ इतना टोटली लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कंसेप्ट को समझो और उसे अपनी ईजी भाषा में, ईजी लैंग्वेज में अपनी तरफ से बनाकर लिख दो कि इस पहरे में किन का जिक्र किया है और क्या कहा गया है। छोटी छोटी डीप बातें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये बातें होती है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जब हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है तो हमें इतना डीपली लिखने की ज़रूरत नहीं होती एक एक बात को कि उसने उस समय ये क्या नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है, पहरे से वो चीज़ें उठाओ जो हाईलाइट हो, जिनसे पहरा अच्छा सा बन जाए कि हाँ समझ आ जाए अगले को कि इसमें इस पहरे में ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि बाबर के चौथे आक्रमण में निचोड़ निकालो उसका कि वो कहना क्या चाहता है। 5वें आक्रमण का निचोड़ निकालो कि 5वें आक्रमण में आखिर जो ये है इस पहरे में क्या निचोड़ दिया गया कि किन किन का जिक्र है और क्या क्या बात दी गई है। तो उसको आप अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हो। बड़े क्वेश्चन लिखने का यही तरीका होता है। बच्चे बुक वाली लैंग्वेज कभी भी याद नहीं रहती, ना ही एज इट इज़ लिखी जाती है। हमेशा कंसेप्ट को समझा जाता है, हमेशा पॉइंट को समझा जाता है और उसको शॉर्ट करके अपनी आसान भाषा में एग्ज़ाम में लिखा जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको आज का क्लास अच्छे से टॉपिक आज का अच्छे से समझ आया होगा कि बाबर के प्रारंभिक आक्रमण जो 5 आक्रमण थे पानीपत के युद्ध से पहले, उनको आज हमने अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू एवरीवन।